वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी। कितने 27 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 28। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 12 मई। क्वेश्चन नंबर 1 है, शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, अधिकतर भाग कृषि के अंतर्गत तथा बड़े व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन। यह विशेषता किस प्रकार के बायोम की है बताइए। भूमध्य सागरीय बायोम, सवाना बायोम, टैंगा बायोम या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु 25 से 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा, अधिकतर जो भाग है वो कृषि कार्य में संलग्न है, बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल कृषि की जाती है, और पशुपालन। तो ये किस प्रकार का बायोम हो सकता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ये, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यह विशेषता शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की है। यहाँ पर ग्रीष्म काल में जल का अभाव भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सागर की निचली सतह पर अर्थात सागर की तलहटी के बायोम को बेंथिक बायोम कहते हैं। बेंथिक बायोम में सागरीय शैवाल, ईल घास तथा कछुआ घास आदि उगते हैं। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए सागर की ऊपरी सतह जिसमें विभिन्न जैविक प्रकाशित क्षेत्र शामिल है को पेलेजिक बायोम कहते हैं, तथा सागर की निचली सतह अर्थात सागर की तलहटी के बायोम को बेंथिक बायोम कहते हैं। तो तलहटी वाला बेंथिक बायोम हो गया, और जो उसका प्रकाशित क्षेत्र है ऊपर वाला उसको हो गया पेलेजिक बायोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। रॉटरडम कन्वेंशन के संबंध में इनमें से किसके लिए है जो रॉटरडम कन्वेंशन है। तो जैविक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करना, खतरनाक रासायनिक पदार्थों एवं कीटनाशक दवाइयों के संबंध में आयात निर्यात के नियम निर्धारित करना, सागर की तटों के पारिस्थितिक तंत्र से या फिर सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए मरुस्थलों के अपसरण की रोकथाम के लिए किससे संबंधित है ये रॉटरडम कन्वेंशन। देखिए यह खतरनाक रासायनिक पदार्थों तथा कीटनाशक दवाइयों के संबंध में आयात निर्यात के नियम निर्धारित करने से, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो रॉटरडम कन्वेंशन का उद्देश्य खतरनाक रासायनिक पदार्थों एवं कीटनाशक दवाइयों के संबंध में आयात निर्यात के नियम निर्धारित करना और जैविक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करना स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। तो खतरनाक रासायनिक पदार्थों और कीटनाशक दवाइयों के संबंध में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नियम रॉटरडम कन्वेंशन के अंतर्गत, और स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, मानव स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करनी है जैविक प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करें। लगभग 20 से 35 डिग्री का तापमान और 85 से 165 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा दोमट लोम और जलोढ़ व लाल मिट्टी, यह भू जलवायु परिस्थितियां जो हैं वो किस फसल के लिए हैं। कपास की फसल, गन्ने की फसल, चाय की फसल या फिर कोको की। तो गन्ने की फसल के लिए परिस्थितियां हैं ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो यह परिस्थितियां गन्ने की फसल से संबंध रखती हैं। कोको के लिए वर्षा कितनी है, 100 से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, और तापमान कितना चाहिए, 18 से 35 डिग्री। किस कोको के लिए, इस कोको के लिए। वहीं कपास की मिट्टी, कपास के लिए जो है काली मिट्टी चाहिए या फिर लोम मिट्टी की आवश्यकता होती है, और तापमान कितना चाहिए कपास के लिए, 18 से 27 डिग्री, और वर्षा चाहिए 60 से 110 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा याद रखना है इसका नाम। कहाँ पर है ये, नोएडा में तो है नहीं, कानपुर में भी नहीं है, कलकत्ता में भी नहीं है, पुणे में है ये। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो पुणे में स्थित है, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है ये। महासागरीय वनों की जैव विविधता स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र से अधिक होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता बढ़ती जाती है। देखिए ये हो गया समुद्र या महासागर, ये हो गया कोई स्थल। अब यहाँ पर तो वही जीव जंतु रहेंगे ना महासागर में, या पेड़ पौधे जो इसमें विचरण करने में सक्षम होंगे, लेकिन यहाँ पर स्थल में
रेप्टाइल से लेकर जो है स्तनधारी वर्ग सभी पाया जा सकता है, पेड़ पौधे पक्षी। तो यहाँ की जो जैव विविधता होगी ना स्थल की, कहीं ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, किसी महासागरीय पारितंत्र की तुलना में। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। अब बाकी यह अपनी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री, ये हो गई इक्वेटर लाइन, इसका विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, वार्षिक वर्षा है, और क्या है, सनलाइट पर्याप्त मात्रा में है। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा यहाँ होगी ना। अब इससे ऊपर की तरफ चलो उत्तरी गोलार्ध में, या नीचे की तरफ चलो, जैविक विविधता घटती जाती है, घटती। और जब उत्तरी आ जाता है ना, उत्तरी ध्रुव आ जाए ऊपर का, या फिर दक्षिणी ध्रुव आ जाए, यहाँ कम से कम होती है। अब यहाँ लिखा है कि बढ़ती जाती है, दोनों के दोनों गलत हैं ये वाले। तो क्या हो जाएगा, डी होगा इसका। तो देखिए उपरोक्त दोनों कथन गलत हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की जैविक विविधता जलीय पारिस्थितिक तंत्र से कहीं अधिक होती है, क्योंकि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हर प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों का वास स्थल होता है, किंतु जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतर वही जीव जंतु या पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं जो जल में विचरण करने में सक्षम होंगे। अब देखिए विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है और ध्रुव पर बहुत कम होती है, न कि बढ़ती है। याद रखना इसको। मछली उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र डागर बैंक तथा ग्रेट फिशर कहाँ पर है? ये डागर बैंक तथा ग्रेट फिशर कहाँ पर है? उत्तरी सागर में, एरल सागर में, कैस्पियन सागर में, या फिर भूमध्य सागर में। देखिए एरल तो सूख गया, केवल अपना 10% ही बचा पाया है। कैस्पियन सागर भी नहीं है, खारा बहुत है। भूमध्य सागर भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, ऑप्शन नंबर ए। तो मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र डागर क्षेत्र तथा ग्रेट फिशर उत्तरी सागर में स्थित है। नॉर्वे, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल प्रमुख मछली उत्पादक देश हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोपीय महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए यहाँ फलों के बाग विशेष रूप से भूमध्य सागरीय प्रदेशों में है। यूरोप की कुल क्षेत्रफल की 5वें भाग पर जो है वो चारागाह होता है, और यूरोप में चीनी बनाने का मुख्य स्रोत चुकंदर है, चुकंदर से बनती है। और इंडिया में किससे बनती है? गन्ने से। तो सही है सारे के सारे स्टेटमेंट, यहाँ पर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए यूरोप में फलों के जो बाग हैं मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जबकि नीदरलैंड, बेल्जियम आदि प्रमुख रूप से सब्जियां उगाई जाती हैं वहाँ पर। चुकंदर और आलू जो है वो यूरोप की कंद वाली 2 प्रमुख फसलें हैं। यह फसलें यहाँ के मध्यवर्ती तथा पूर्वी मैदान में उगाई जाती हैं। चुकंदर यहाँ चीनी बनाने का मुख्य स्रोत है, जैसे भारत में गन्ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित के संदर्भ में विचार करना है। तो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। नीदरलैंड ने कृषि के लिए समुद्र से भूमि के विशाल क्षेत्र निकाले जो समुद्र तल से भी नीचे हैं, और नीदरलैंड ने यह काम समुद्र तट के साथ साथ बड़े तटबंध बनाकर किया है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं क्या? देखिए बिल्कुल इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। यहाँ दोनों के दोनों सही हैं। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। तो नीदरलैंड जो है निम्न भूमि वाला देश है जिसने कृषि के लिए समुद्र से भूमि के विशाल क्षेत्र निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूराल क्षेत्र, साइबेरिया तथा कर्च प्रायद्वीप कौन से देश में स्थित हैं? यूराल क्षेत्र, साइबेरिया तथा कर्च प्रायद्वीप कौन से क्षेत्र में स्थित हैं? अगर यूराल बाउंसर मार रहा है आपको, कर्च बाउंसर मार रहा है, लेकिन साइबेरिया से तो पता चल ही जाएगा ना कि कहाँ पर है, रूस में है। तो देखिए ये क्षेत्र जो है वो रूस में स्थित हैं। यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मतलब मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? कौन सी है इसमें? वेदिका फार्म, मल्चिंग विधि, रक्षक मेखला बनाना। रक्षक मेखला तो होगी नहीं, तो क्या होगी? समोच्च रेखीय जुताई, या फिर मल्चिंग, या वेदिका। देखिए ये हो जाएगी वेदिका फार्म। तो तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने को सबसे कम करने के लिए जो है वो वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होती है? समोच्च रेखीय जुताई की जाती है इस तरह से, ताकि मिट्टी को ऐसे देखा होगा आपने, ये ऐसे पहाड़ी ढलानों पर कृषि की जाती है, ताकि मिट्टी का अगर कटाव होगा तो इस पट्टी पर आ जाएगा, अगर यहाँ से भी गया तो नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरह से जो है मिट्टी का कटाव बच जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है कि कौन से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, कौन से गैर परंपरागत स्रोत हैं, इनको अलग करिए। तो परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस या फिर खनिज तेल गैर परंपरागत। तो देखिए ऊर्जा परमाणु ऊर्जा यहाँ पर गैर परंपरागत है, और पवन ऊर्जा भी यहाँ पर गैर परंपरागत है, बायोगैस भी यहाँ पर गैर परंपरागत है, लेकिन खनिज तेल यहाँ पर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा गैर परंपरागत है, और जियोथर्मल एनर्जी जिसको बोलते हैं, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, भूतापीय ऊर्जा गैर परंपरागत है। तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी खनिज तेल नहीं होगा यहाँ पर। तो देखिए प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज तेल हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, पेट्रोलियम हो गया और डीजल हो गया, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, मतलब परंपरा से चली आ रही है और एक दिन ये ख़त्म हो जाने हैं। जबकि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायो गैस ऊर्जा जो है गैर परंपरागत स्रोत हैं जिनका नवीकरण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व में सबसे पहले जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था। कौन सा था विश्व में सबसे पहले जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश। इनमें से सारे के सारे यूरोपियन कंट्री हैं। नॉर्वे है, नॉर्वे। कौन सा है, नॉर्वे। तो देखिए विश्व में पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था, और विश्व में सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो लैटेराइट नहीं है, पीली मिट्टी नहीं है, जलोढ़ या एलुवियल भी नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोमट मिट्टी। तो गेहूं के बढ़ते समय, मध्यम तापमान एवं वर्षा तथा फसल की कटाई के समय तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाहित दोमट मिट्टी में सबसे सही ढंग से होता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किन देशों को निम्न भूमि का देश कहा जाता है। निम्न भूमि का देश किसको कहा जाता है। इनमें से तजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान नहीं है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान नहीं है। यह तीनों का तीनों यूरोपियन कंट्री, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। अभी एक स्टेटमेंट में भी थे ना ये। तो देखिए कथन इसका करेक्ट हो जाएगा, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को निम्न भूमि का देशों के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो 15 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। और इस टेस्ट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक और जितनी भी टेस्ट सीरीज़ चैनल पर चली हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।